आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। पाकिस्तानी शहर कराची के पास मौरीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एक स्पेशल विमान लैंड किया। विमान से एक स्ट्रेचर निकाला जाता है। जो आदमी उस पर लेटा है, अभी साल भर पहले ही जब यहां उतरा था तो इसी एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। मगर आज ये एयरपोर्ट खाली था, बिल्कुल सूना। बस सेना का एक अधिकारी उसे लेने आया था, जबकि कायदे से यहां अधिकारियों का जत्था मौजूद होना चाहिए था। स्ट्रेचर पर लिटाकर मरीज को प्लेन के बाहर लाया गया, जहां उसका इंतजार मिलिट्री एम्बुलेंस कर रही थी। एम्बुलेंस बिल्कुल धीरे धीरे कराची शहर की ओर बढ़ने लगी, बहुत धीरे धीरे, ताकि अंदर लेटे उस वीआईपी मरीज को झटकों से दिक्कत ना हो। करीब आधा सफर तय करने के बाद एकाएक एम्बुलेंस ठहर गई। मालूम चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है। भयानक गर्मी और बीच सड़क पर रुकी एम्बुलेंस। मरीज की हालत और खराब होने लगी। वो पहले ही बहुत बीमार था। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, लेकिन हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उन्हें हटा सके। उसकी छोटी बहन और नर्स बारी बारी से उसके मुंह पर पंखा झलती रहीं। हर बीतता पल उस पर भारी था। एक संयोग और था, जिस जगह ये एम्बुलेंस खड़ी थी उसके आसपास चारों तरफ सैकड़ों तंबू तने थे, शरणार्थियों का ठिकाना, जो तकरीबन 1 साल पहले हुए बंटवारे में किसी तरह जान बचाकर सरहद लांघ आए थे, अपने पीछे अपना घर, अपनी जमीन और कई सारे अपनों को छोड़कर। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनसे कुछ कदम की दूरी पर एम्बुलेंस के अंदर वही शख्स लेटा है जिसकी जिद ने उन्हें इस हाल में पहुंचाया था। लंबे इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। मरीज को गवर्नर जनरल के बंगले पर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा प्लेन की यात्रा और गर्मी दोनों ही चीजें उसका शरीर झेल नहीं पाया, तो अब उम्मीद कम है। 2 घंटे तक मरीज गहरी नींद में सोता रहा। फिर बहन ने देखा कि उसने आंखें खोली हैं। इशारे से पास बुलाया। बेहद मुश्किल से वो फुसफुसा कर बोला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद उर रसूलुल्लाह। ये उसके आखिरी शब्द थे। वो मर चुका था। जो मरा था वो शख्स जिन्ना था। पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना। नमस्कार, आज तक रेडियो पर नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं नितिन ठाकुर। नामी गिरामी में आज बात पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, संस्थापक और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan. पेशे से वकील जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था जो जिन्ना की मशहूर और मकबूल वकालत के दम पर फला फूला। इसी वकालत के दम पर जिन्ना राजनीति में भी उतरे। 1940 से पहले जिन्ना के व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में जिन्ना एक सेक्युलर राष्ट्रवादी नेता और वकील माने जाते थे। एक ऐसा वकील जिसने हिंदू राष्ट्रवादी तिलक का मुकदमा लड़ा, कम्युनिस्ट रुझान के भगत सिंह और उनके साथियों के अधिकारों के लिए असेंबली में जमकर तकरीरें की, और एक ऐसा नेता जो सियासत में धर्म के घालमेल से इतना ज्यादा चिढ़ता था कि गांधी के खिलाफत आंदोलन से भी सहमत नहीं था। सरोजनी नायडू उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा करती थीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद जिन्ना के शुरुआती जीवन की तस्वीर कुछ यूं खींचते हैं। जिन्ना जो हैं वो गुजरात के गांव के थे और ये उनके दादा कन्वर्ट हुए थे
इससे वो हिंदू थे उनके दादा, और वो फिर कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम के एक सेक्ट में, और वो फिशिंग के ट्रेडिंग में थे वो, उनकी फैमिली जो है। तो उस हिसाब से जिन्ना जितनी ऊंचाई तक पहुंचे वो तो है, मतलब आधुनिक युग के बड़े मिसालों से माना जाएगा कि वो कोई वैसे बड़े उसके नहीं थे, फिर भी वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में फिर वहाँ ये ग्रेजुएट भी नहीं थे उस तरह से, तो फिर वहाँ लिंकन इन में दाखिले के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, उसकी उन्होंने तैयारी की, और वो तैयारी करके फिर वो लिंकन इन में दाखिला लिए और फिर पास आउट किए, और यहाँ आकर काफ़ी नहायत ही कामयाब वकील बने। वकील की हैसियत से तो वो काफ़ी वो थे, लेकिन साथ साथ वो सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे थे, और उस वक्त तक 1920 वगैरह तक या उसके बहुत कुछ बाद तक भी वो एक काफ़ी नेशनलिस्ट उनके क्रेडेंशियल्स थे। वकालत में पांव जमाने के बाद जिन्ना सियासत की ओर मुड़े, जहां दादा भाई नौरोजी ने उनकी मदद की। 1904 में कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन था, वो पहली बार इसमें शामिल हुए। उनकी सियासी चाल ढाल देखकर कभी सरोजनी नायडू ने कहा था कि जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता जिन्ना का कद सियासत में बढ़ने लगा। यही वो साल था जब जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक के लिए मुफ्त मुकदमा भी लड़ा। हुआ यूं था कि खुदराम बोस की फांसी से तमतमाए तिलक ने अपने अखबार केसरी में खुलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा और पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। ब्रितानी हुकूमत ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। ऐसा लगने लगा कि अपने खिलाफ मुकदमे में तिलक अपना पक्ष ठीक से रख नहीं पाए। तब बुलाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने तिलक का पक्ष बेहद मजबूती से रखा, हालांकि वो उन्हें सजा से बचा नहीं सके। तिलक को 3 साल की जेल हो गई। फिर आया साल 1916। तिलक पर एक बार फिर राजद्रोह का मुकदमा लगा। वकील फिर मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन इस बार नतीजा बदला। जिन्ना तिलक को इस बार जेल जाने से रोकने में कामयाब हुए। ये पहली बार था जब राजद्रोह के मुकदमे में सजा नहीं हुई। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के दम पर 40 बरस की उम्र तक आते आते जिन्ना अपनी निजी, पेशेवर और सार्वजनिक जिंदगी के चरम पर थे। पतली काया, गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें और हमेशा पश्चिमी पहनावा, केवल अंग्रेजी में बातें, और बातों में भी ऐसे तेज कि कोई सामने टिक नहीं सकता था। ये 1915 के मोहम्मद अली जिन्ना थे। अपनी एक किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में अंग्रेजी लेखक स्टैनली वॉलपर्ट ने जिन्ना के जीवन के इस दौर के बारे में लिखा कि पहली ही नजर में ज्यादातर महिलाएं उनकी प्रशंसक बन जाती थीं और ज्यादातर मर्द उनसे जलते थे। इसी दौर में जिन्ना को प्रेम भी हुआ। प्रेम को पाने का जिन्ना का तरीका भी बड़ा अद्भुत और बला का कानूनी था। जिन्ना की ये प्रेम कहानी आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी अमन से सुनिए। 1916 की बात है और अप्रैल का महीना था। जिन्ना छुट्टियां मनाने के लिए उस समय के जाने माने उद्योगपति सर दिनशाह मानिक जी पेटेट के मेहमान बनकर दार्जिलिंग गए हुए थे। और जब तक छुट्टी खत्म हुई तब तक जिन्ना और जो पेटेट की बेटी थी 16 साल की रतनबाई, जिन्हें सब रत्ती कहते थे, वो एक दूसरे को प्यार करने लगे। जिन्ना सीधे सर दिनशाह के पास गए और उनसे पूछा कि अंतरधार्मिक विवाह के बारे में उनका क्या ख्याल है। सर दिनशाह ने तुरंत कहा कि अरे ये तो एक शानदार विचार है और इससे राष्ट्रीय एकता को काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद जिन्ना ने उनसे उनकी बेटी रत्ती का हाथ मांग लिया और ये सुनते ही जैसे सर दिनशाह को लकवा मार गया हो, उन्होंने तुरंत इस विचार को बेतुका बता दिया और खारिज कर दिया। साथ ही साथ वो हाई कोर्ट भी चले गए और विवाह के खिलाफ रोक का आदेश ले आए, क्योंकि रत्ती उस वक्त नाबालिग थी। लेकिन जिन्ना कानून की बहुत कद्र करते थे, तो उन्होंने रत्ती से तब तक मुलाकात नहीं की जब तक 20 फरवरी 1918 को रत्ती 18 साल की नहीं हो गई। 19 अप्रैल को जिन्ना के साथ रत्ती मुंबई की जामिया मस्जिद में जाती हैं। वहाँ पर मौलाना नज़ीर अहमद खोजांदी की मौजूदगी में वो इस्लाम कबूल करती हैं और पूरे शिया रस्म व रिवाज के मुताबिक वो शादी कर लेती हैं। जिन्ना और रत्ती के शादी के गवाहों में महमूदाबाद के राजा भी शामिल थे, जो दुल्हन की शादी की अंगूठी लेकर आए थे। हालांकि जिन्ना इस तरह की शादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोर्ट मैरिज की जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोर्ट मैरिज का ऑप्शन चुनने वालों को पहले से ये ऐलान करना होता था कि वो किसी मजहब को नहीं मानते हैं। और जिन्ना तो मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे,
तो इस तरह की घोषणा से उनका चुनाव निरस्त हो जाता और इस वजह से उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी करनी पड़ी। बंबई के पारसी जिन्ना और रत्ती की शादी से काफी नाराज थे। पारसी अखबारों ने शादी के दिन को काला शुक्रवार घोषित कर दिया। अपहरण का मामला दर्ज किया गया और जब यह मामला अदालत पहुंचा तो जज ने पूछा कि क्या जिन्ना ने पैसे के लिए शादी की है। इससे नाराज जिन्ना ने कहा कि इस सवाल का जवाब केवल उनकी पत्नी ही दे सकती हैं। रत्ती आगे आई। उन्होंने अदालत को बताया कि वो प्यार की खातिर मुसलमान बनी और ना तो वो और ना ही उनके पति उनके पिता की दौलत में हिस्सा चाहते हैं। 1920 तक आते आते जिन्ना को यह समझ आ चुका था कि आजादी की लड़ाई में गांधी मार्का सड़क की राजनीति से वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे। कांग्रेस में उनकी गांधी से असहमति अब खुलकर सामने आने लगी। शायद यही वजह थी कि नागपुर अधिवेशन में वो इकलौते मुस्लिम प्रतिनिधि थे जो गांधी के असहयोग के प्रस्ताव के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एक तरह से स्वतंत्रता की घोषणा है और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रख रहे हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। उनकी दूसरी आपत्ति थी कि अहिंसा कारगर नहीं होगी। हालांकि यहां जिन्ना गलतफहमी में थे। जिन्ना का अब कांग्रेस से मोहभंग हो रहा था। गांधी को बड़ा नेता मानते हुए भी वो गांधी के राजनीति में धर्म के प्रयोग से सहमत नहीं हो पा रहे थे और इस दौर में देश में काफी कुछ घट भी रहा था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया और यहां से भारतीय राजनीति ने करवट ली। इस दौर के बारे में प्रोफेसर सज्जाद बताते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का यानी हमारी आजादी की जो लड़ाई थी, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जब 1920 के बाद से उसका बहुत ही तेजी से जनतांत्रिकरण हुआ, यानी ज्यादा से ज्यादा आम जनता उसमें शामिल होने लगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं पॉपुलर फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के बजाय सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा वाला जो एलिमेंट आ गया, अब इसमें क्या था कि जिन्ना इतने कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो मास एजिटेशन को उस तरह से लीड नहीं कर सकते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी। सबकी नेतृत्व क्षमता अलग अलग होती है, तो वो गांधी जी से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इसका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी दिया है। बिहार के एक स्कॉलर थे, वो भी वकील थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका कहना था कि जिन्ना जो है, जिन्ना का ईगो बहुत हाई था और वो हमेशा टॉप पर रहना चाहता था। कपड़ा जो है सबसे अच्छे टेलर के यहाँ सिलवाएगा, सिगरेट सबसे महंगी पिएगा, कार सबसे महंगी रखेगा, कपड़े सबसे महंगे पहनेगा। तो वो पॉलिटिक्स में भी, नेतृत्व में भी वो सबसे ऊपर रहना चाहा। जब वो देखा कि वो सबसे ऊपर नहीं रह सकता है, तो फिर बहुत बाद में वो चले गए इंग्लैंड कुछ दिन रहे और ऐसा लगा कि वो आएंगे ही नहीं। जिन्ना इंग्लैंड चले जरूर गए थे, लेकिन भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटकर आना ही था। 1930 के दिसंबर में एक शायर इलाहाबाद में भाषण दे रहा था। यही भाषण 1.5 दशक बाद होने जा रहे खूनी पलायन की बुनियाद रखने जा रहा था। इस शायर का नाम था अल्लामा इकबाल। उस भाषण में इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग रखी थी। इकबाल बोले, मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान को एक देश के रूप में देखना चाहता हूं, चाहे वो देश ब्रिटिश राज के तहत हो या फिर उसके बिना भी। एक सेल्फ डिपेंडेंट मुस्लिम देश ही मुसलमानों का आखिरी भविष्य है। इकबाल के इसी प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग में हलचल तेज होती है। अब उनके सामने विजन तो था, लेकिन उसे पूरा कर सकने वाला नेतृत्व नहीं। हवा में जिन्ना का नाम तैरा, लेकिन सवाल था उन्हें मनाएगा कौन। 1933 के अंत में मुस्लिम लीग के एक नेता लियाकत अली कासिम लंदन पहुंचे। जिन्ना के घर एक डिनर के दौरान उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि आप ही हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सही नेतृत्व दे सकते हैं। जिन्ना इस प्रस्ताव पर ठिठक गए। लंदन में उनकी वकालत कुछ खास नहीं चल रही थी। इसके अलावा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबरशिप भी उन्हें नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्होंने इस प्रस्ताव को एक नई संभावना माना। जिन्ना भारत लौट आए। जिन्ना की नई चुनौती थी उसी 2 नेशन थ्योरी को मुसलमानों के जहन में बैठाना, जिसे हाल तक उन्होंने खुद कभी तवज्जो नहीं दी थी। (1938) आते आते कांग्रेस हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच चुकी थी। मुस्लिम लीग को उसकी लोकप्रियता का मुकाबला करना था। इसके लिए लीग को पुख्ता प्रोग्राम की जरूरत थी।
1940 की 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनना था। इस प्रस्ताव के बाद ही पाकिस्तान नाम तेजी से फैला। इधर जिन्ना पाकिस्तान मांग रहे थे, उधर कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। दूसरा विश्व युद्ध झेल रही अंग्रेज सरकार गांधी का यह हमला झेलने को तैयार नहीं थी। जिन्ना को इसी में मौका दिखा। वो और तेजी से पाकिस्तान की मांग उठाने लगे। समय समय पर जिन्ना ये भी जताते रहे कि अंग्रेजी हुकूमत के असली खैर ख्वाह वही हैं और कांग्रेस उनकी दुश्मन। जिन्ना का मानना था कि वो अलग मुल्क कांग्रेस से नहीं, अंग्रेजों से मांग रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि हम भारत के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए गांधी ने जिन्ना से 1944 में एक मुलाकात की। ये वार्ता नाकाम रही, मतभेद भी गहरा गए। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। भारत के बंटवारे पर जिन्ना से असहमत कांग्रेस कैसे बंटवारे पर राजी हुई और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने की कहानी का अंत कैसे लिखा गया, प्रोफेसर सज्जाद से सुनिए। बंटवारे के बारे में हम लोग को एक बात बहुत क्लियर रहना चाहिए कि राज्य शक्ति अंग्रेजों के पास, इसलिए बंटवारा अंग्रेज ही करवा सकते थे या बंटवारा अंग्रेज ही रोकवा सकते थे। मुस्लिम लीग प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल इसलिए मानी जाएगी कि भाई मतलब नेक्स्ट टू द ब्रिटिश, कि भाई उसने मांगा, या ये कि दे प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश उनको जब जैसे चाहा यूज किया, ये आप कह सकते हैं। या दूसरी जो सांप्रदायिक शक्तियां थी भारत में उस समय, अब उसमें मुस्लिम लीग को चूंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का समर्थन हासिल था, यानी कि स्टेट बैक्ड कम्युनलिज्म था, यानी कम्युनल फोर्सेस को सरकार जो है समर्थित कर रही थी। तो उस समर्थन के कारण मुस्लिम लीग ने भी अपना वो मिलिशिया बना लिया था। और उसके बाद जो दंगे वंगे किए 1946 वगैरह के बाद, तो उस समय जो हमारा नेतृत्व था कांग्रेस की ओर से और दूसरा जो नेतृत्व था, उनको उस समय ये लगा कि भाई जब ये दंगे फसाद को सरकार रोकने के बजाय दंगा फसाद करवाने वाले को इतने दिन से समर्थित करती रही है, तो शायद ये जो है बंटवारा इसका सोल्यूशन हो कि ये जो है खून खराबा जो है वो रुक जाए। फिर गांधी जी ने ये भी होप किया कि जब ये जो पागलपन जुनून लोगों का खत्म होगा, एक दौर है, एक फेज है, वो खत्म होगा, तो लोग फिर मिल बैठ के एक हो जाएंगे। खैर वो चलिए, वो सपना पूरा नहीं हुआ। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने केवल भारत की आजादी का ही ऐलान नहीं किया था, उसी दिन भारत के बंटवारे का भी ऐलान हुआ। कहा गया अब 2 मुल्क होंगे, भारत और पाकिस्तान। जिन्ना जो चाहते थे वो हो चुका था, लेकिन अब समय उनके साथ कोई दूसरा ही खेल खेलना चाहता था। पाकिस्तान की संविधान सभा के उद्घाटन पर जिन्ना एक भाषण देते हैं। भाषण में जिन्ना कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी का कोई भी धर्म हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। जिन्ना का ये भाषण ही उनके अस्तित्व पर संकट बनकर आया। जिन्ना का ये सेक्युलर अप्रोच धार्मिक आधार पर बने मुल्क के अतिवादियों को नहीं भाया। मुस्लिम लीग ने इसे दबाने की कोशिश की। यहां तक भी हुआ कि अगले दिन अखबारों में ये बयान छपा ही नहीं। हालांकि जिन्ना पर एक किताब, जिन्ना हिज सक्सेस, फेल्योर्स एंड हिज रोल्स इन हिस्ट्री के लेखक डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद इस बयान के पीछे कोई और कारण मानते हैं। देखिए, मार्च 1947 से लेके जो फिसाद हुए वो मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्टर्न और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुए। ज्यादा अटैक सिखों के ऊपर हुए रावलपिंडी में और मुल्तान में हिंदुओं के ऊपर। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो फिर खास तौर पे सिखों के जत्थे जो होते हैं हॉर्स बैक पे, उन्होंने मिलके ज्यादा से ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिए, क्योंकि वजह यह है कि इधर हमारी तरफ ज्यादा सिखों को मारा गया था। इसके लिए कि जो हम वेस्ट पंजाब में करते रहे हैं, इसके अलावा जो 30 मिलियन
मुसलमान बाकी हिंदुस्तान में है, अगर उनको भी उन्होंने वहां पे फिर ऐसे अटैक करना शुरू कर दिया और वो सारे पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन 1947 वाज 33.7 33.9 मिलियन, दैट इज ऑल, सब मिला के। इससे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आ जाती तो पाकिस्तान तो collapse कर जाता. It would not have the facilities to take care of twice as many Muslims as it had already. यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री थी, ये ठीक है ग्रेनरी तो था, वो भी चंद इलाके पंजाब के, मगर ये कहाँ पे घर कहाँ पे देते, रहने के लिए कहाँ पे इंतजाम करते। ये स्पीच इसलिए की गई कि इंडियन गवर्नमेंट को कहा जाए कि हम यहाँ से हिंदू सिख नहीं निकालेंगे। जो भी हो, जिन्ना अब अपने ही बनाए पाकिस्तान में दरकिनार किए जाने लगे थे, उस मुल्क में जहां उन्हें कायदे आजम कहा गया। जिन्ना जिस मुल्क के पहले गवर्नर जनरल थे, वहीं पर यहां तक कि जिन्ना ने जिसे पीएम बनाया, उन्होंने भी जिन्ना को किनारे धकेल दिया। पत्नी की जल्द मौत के बाद लंबे समय तक भाई को संभालने वाली उनकी बहन फातिमा लिखती हैं, जिन्ना को उनके सबसे करीबियों ने धोखा दिया। उनको धोखा न मिलता तो उनकी सेहत नहीं गिरती। यहां तक कि जिन्ना ने जिन लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने भी जिन्ना को धोखा दिया। ये उनके ही दौर में हुआ कि धार्मिक पार्टियां पाकिस्तान में जड़ें जमाने लगीं। निजी जिंदगी में काफी आराम मिजाज जिन्ना जिद्दी बहुत थे। टीबी थी, इसके बावजूद दिन में 20 सिगरेट पीते थे। उनकी एक जिद ने भारत के टुकड़े किए थे और दूसरी जिद ने उनके शरीर को तोड़ा था। साल 1948 आते आते जिन्ना बीमार रहने लगे। कुछ बीमारी की बढ़ती गंभीरता और उस पर जिन्ना के लापरवाह रुख ने उसे और बड़ा बना दिया। फिर जिन्ना के इलाज में पाकिस्तानी हुकूमत की अनदेखी ने इतिहास को वो दिन भी दिखाया जब एक मुल्क को बनाने वाला वो मुल्क बनने के 12-13 महीने बाद इस दुनिया को छोड़ गया। 11 सितंबर 1948 जिन्ना के जीवन का आखिरी दिन था। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद तक उनकी बहन फातिमा जिन्ना को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। 1951 में जिन्ना की 3री बरसी पर फातिमा को पाकिस्तान के नाम एक रेडियो संदेश देने की परमिशन मिली। अपने रेडियो संदेश में जैसे ही फातिमा ने जिन्ना की मौत वाले दिन एम्बुलेंस के रुकने का जिक्र करना शुरू किया, प्रसारण काट दिया गया। फातिमा को ताउम्र शक रहा कि उस दिन यूं ही नहीं एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हुआ था, बल्कि शायद ये कोई साजिश थी। अपने अंतिम दिनों में हो रही अपनी अनदेखी और सांप्रदायिक पाकिस्तान बनता देख जिन्ना बहुत दुखी थे। ये मानना था उनके भरोसेमंद साथी महमूदाबाद के राजा आमिर अहमद खान का, जो 1948 में उन्हें कराची में मिले। उन्होंने लिखा कि कायदे आजम बहुत दुखी और परेशान दिख रहे थे। वो पुराने दिनों में वापस लौटना चाहते थे। वो लौटकर हिंदुस्तान आना चाहते थे। दिसंबर 1947 में कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक में जिन्ना ने यही बात कही थी, मैं आज भी खुद को एक भारतीय मानता हूं। कुछ पल के लिए मैंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का पद मंजूर कर लिया है, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मैं भारत लौटूंगा और अपने वतन का नागरिक बनकर रहूंगा। जिन्ना की बीमारी और इस तरह एकाएक हुई उनकी मौत ने पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया। एक मुल्क जो लाखों लोगों के पलायन और हजारों लाश पर बना, सालों साल बिना संविधान चलता रहा। जिन्ना दूरदर्शी थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता पाकिस्तान भुला नहीं सका। इस तरह से मजहब के आधार पर एक नेता ने मुल्क तो पा लिया, पर उस मुल्क को गढ़ नहीं सका। ब्रिटिश पत्रकार मार्क डेविड ने 1964 में जिन्ना के जन्मदिन पर लिखा था, जिन्ना अगर 5 साल और रह जाते तो शायद आज पाकिस्तान जितना अस्थिर है वो नहीं होता। भारत की तरह एक मजबूत लेकिन उदार संविधान के साथ तरक्की कर रहा होता। लेकिन शायद जिन्ना की किसी को जरूरत नहीं समझ आई, उन्हें मर जाने दिया गया। तो ये था हमारा आज का नामी गिरामी मोहम्मद अली जिन्ना पर। आपको कैसा लगा लिखिए हमें। मेल आईडी है radio@aajtak.com। व्हाट्सएप करना चाहें तो नंबर है 9953323303। आज के नामी गिरामी के लिए प्रोडक्शन और स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। नितिन ठाकुर के साथ थे आप। अगले हफ्ते नए नामी गिरामी चेहरे के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए
और सुनते रहिए आज तक रेडियो।